This is Social Science 8th Standard and lesson number 7, Environmental Changes, and session 5. Okay, you can see page number 44, Non-conventional sources of energy. मीन्स ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है नॉन कन्वेंशनल, मतलब हम जितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होता है। जैसे पहले एनर्जी यानी मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते थे, कोल यानी थर्मल पावर स्टेशन, कोल यूज़ करके यानी कोल को जला के उसको एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। बट ये कोल है अंडरग्राउंड में माइनिंग में से निकालते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, वापस नहीं मिलते। बट ये जो है ऐसा ख़त्म होने का नहीं है। हम मतलब जितने भी हम नेचर में से ले लो और वो रिपीट आप मिलते रहते हैं, ऐसा वाला को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलेंगे। उसमें से मेन सोलार एनर्जी, सोलार जो एनर्जी यानी आपको पता है सोलार पावर सन रेस को यूज़ करके वे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सोलार प्लांट्स से। और ये जो सन रेस से हमको हर दिन ख़त्म होने का है नहीं, ये तो रेगुलरली मिलते रहते हैं। और विंड एनर्जी, विंड भी ऐसा ही है जो विंड ब्लो होती रहती है और इसको यूज़ करके वे जो फैंस यूज़ करके ये जो फैंस रखे ये इसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ विंड एनर्जी। ये भी ऐसा ही है, विंड अगर हम यूज़ नहीं किया तो वो तो ऐसा ही वेस्ट हो जाता है और जितने भी विंड यूज़ करो उसमें कोई ये नहीं होता। और बायोमास मीन्स जो एनिमल्स का जो काऊ डंग ये सभी होते हैं, डंग एनिमल्स का जो वेस्ट डंग होती है, इसको प्लांट में डाल के वो तो ऐसा भी हम यूज़ नहीं कराए तो भी ऐसा मिट्टी में मिक्स हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और इसको बिना वेस्ट होके और एक प्लांट होती है, उस प्लांट में काऊ डंग, बफेलोस डंग, एनिमल्स का वेस्ट जो होता है डंग, ये स्टोरेज करके उसके अंदर पानी भी डालते हैं, उसके साथ तो गैस रिलीज होती है। वो गैस को हमने एनर्जी जैसा यूज़ करते हैं। जैसे ये बायोगैस बोलते हैं, यहाँ पे बायोमास दिया है और ये बायोगैस से जो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, उस गैस यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जैसा लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जैसा, और कुकिंग गैस जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बायोगैस। एंड टाइडल एनर्जी यानी जो समुद्र में से जो टाइड्स वेव्स आते रहते हैं वो बहुत स्पीडीली आते हैं, उस में से जो एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ टाइडल एनर्जी। ये सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है और ये नेचुरल है, इसमें कोई CO2 रिलीज नहीं होता है। जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट यानी कोल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें कोल को बॉयल जलाएंगे, उसमें से जो CO2 रिलीज होता है वो पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ाव देते हैं। बट ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोई CO2 रिलीज नहीं होता है, इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग का प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग का से कम करने के लिए प्रिवेंशन यानी ग्लोबल वार्मिंग ना हो बढ़े, उसको कम करने के लिए क्या मेजरमेंट्स लेना है। रेड्यूस द यूज ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2 यानी जो सोर्सेस यूज़ करेंगे उसमें CO2 निकलता है, जैसे पेट्रोल डीजल यूज़ करके व्हीकल्स चलाते हैं और इसी तरीके से बहुत सारा जो फैक्ट्रीज में जो सोर्सेस से हमको CO2 रिलीज़ होता है उसको कम यूज़ करना, उसको यूज़ करने में रेड्यूस कम करना, मतलब उसकी जगह जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो CO2 निकलती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में, उसकी जगह हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ये सभी यूज़ करके CO2 ना रिलीज़ हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगी। इस तरीके से रेड्यूस करना, CO2 रिलीज़ करने वाला सोर्सेस का यूज़ करना कम करना। नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन यानी एफॉरेस्टेशन यानी जो फॉरेस्ट को जो बढ़ाना है, जैसे धीरे धीरे फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं उसको फिर से बढ़ावा देना फॉरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए। और कंजर्वेशन यानी जो फॉरेस्ट ऑलरेडी है उसको कटिंग नहीं करना, डिफॉरेस्ट नहीं करना, यानी फॉरेस्ट को काट के ट्रीज ख़त्म कर देते वो नहीं करना, बचाना है। इसके लिए जो एफर्ट से करना चाहिए। और ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको भी पता है, ट्रीज जो है डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करके ऑक्सीजन रिलीज करता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस करने में ये ट्रीज बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए
ट्रीज को ग्रो करने में हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस कर सकते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। ये जो ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इस बेसिस पे आपको एक काम कर सकते हैं। आपको एवरी बर्थडे पे, एवरी ईयर बर्थडे पे आप कुछ सेलिब्रेट करते हो, कुछ ऐसा करते, कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हो, उसमें एक कर सकते हैं। एवरी बर्थडे का दिन आप एक प्लांट को प्लांट कर सकते हैं, यानी एक छोटा सा जो ट्री होने वाला, बड़ा ट्री होने वाला एक प्लांट लाके उसको प्लांटिंग करेंगे तो आप भी ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज करने में हेल्प हो जाता है। आपके साथ साथ वो ट्री भी बड़ी हो जाती है। जैसे आपके घर पे जगह नहीं है तो ये ट्रीज प्लांटिंग करने का बहुत सारा जगह है। जहाँ रोड साइड पे जो जगह खाली जगह होती है वहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ फार्मिंग विलेजेस में जो एग्रीकल्चर लैंड होती हैं वो उस पर भी साइड साइड में कर सकते हैं। इस तरह से आपको प्लानिंग करके एवरी बर्थडे पे एक ट्री प्लांट किया है तो आप भी बहुत एनवायरनमेंट को बचाने में काम कर सकते हो। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक से भी कि CO2 ज़्यादा रिलीज होती है, इसलिए इसको हमने अवॉइड करना चाहिए, यानी बिल्कुल बैन करना चाहिए प्लास्टिक यूज़ करना। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। और जो मैन्योर एंड पेस्टिसाइड जो केमिकल्स वाला होता है, इसको बनाने में, प्रोडक्शन करने में ज़्यादा CO2 रिलीज होती है। इसकी वजह से उसको ये जगह दूसरा हमने यूज़ करना चाहिए, उसको बहुत कम यूज़ करना है, आप दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। पेस्टिसाइड्स और मैन्योर यानी यूरिया जैसे मैन्योर्स होते हैं वो केमिकल से बना होता है, उसकी दूसरा ऑप्शन लेना। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो केमिकल्स के जरिए यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर। मैन्योर यानी जो खाद डालते खेती में अच्छे से ग्रोथ होने के फसल के लिए, उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, मतलब जो ट्रीज का जो वेस्ट प्लांट्स होती है, वेस्ट ट्री का वेस्ट मटेरियल होते हैं वो, और कैटल वेस्ट होती है, ये सभी को मिट्टी में मिक्स करके रखेंगे, वो हो जाता है मैन्योर बन जाता है। और इसके लिए एग्जाम्पल आपको साइंस में भी आया होगा, एक कंपोस्ट पिट आती है। जैसे आपका घर पे भी बहुत सारा वेस्ट आता है, उसको हमने ऐसा ही डालेंगे तो वो पूरा अगली दिखता है, पूरा गंदगी हो जाती है। उसकी जगह हम लोग अपना घर के आंगन में कहीं एक जगह एक पिट बना के, यानी एक डिगिंग करके एक होल बना के, उसके अंदर जो वेस्ट होती है, जो वो वेस्ट में भी क्या वेस्ट होती है, जैसे वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होती है, प्लांट मटेरियल होती है वेस्ट, ये सब सभी चीज़ें उसके अंदर, मतलब प्लास्टिक जैसी चीज़ें नहीं डालना चाहिए। जो प्लांट मटेरियल और वेजिटेबल्स का, ये सभी प्लांट मटेरियल का वेस्ट होती है, ये सभी चीज़ें उस पिट में डाल के और थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर डाल के और थोड़ा पानी डालते रहेंगे, तब वो धीरे धीरे 15 to 30 डेज के बीच में वो मैन्योर बन जाते हैं, यानी मिट्टी जैसा, खाद जैसा बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे वो जो पिट है भर जाएगा, उसको ले जाके हम प्लांट्स की यूज़ कर सकते हैं। फिर जब दूसरी जगह जो पिट बना के उसके अंदर फिर से वापस कचरा भरना चाहिए। जैसे घर का जो ट्रीज का वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे सूखे पत्ते होते हैं, ये सभी चीज़ें, बहुत सारे लोग इसको जलाते रहते हैं, ऐसा नहीं जलाना चाहिए। ऐसा कंपोस्ट, इसी को कंपोस्ट पिट आपको साइंस में भी आता है, कंपोस्ट पिट बना के मैन्योर बना सकते हैं। ऐसा कैटल का वेस्ट भी उसी में डाल सकते हैं। ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स की जो फूड होती है उसमें बायोटिक्स का ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जो घर पे जो यूज़ करते हैं अप्लायंसेस, जैसे AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस जैसे चीज़ों में भी CO2 अलग अलग गैसेस निकलते हैं, उसकी दूसरा अल्टरनेट का यूज़ करना है। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो ट्रांसपोर्ट में भी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, मतलब जहाँ कम व्हीकल्स चले तब CO2 कम रिलीज़ होगा, इसलिए ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। सभी लोग एक ही गाड़ी में जा सकते हैं तो तब CO2 कम रिलीज़ होते हैं। एक ही घर में 4 व्हीकल्स लेके निकलते हैं तो कितना CO2 निकलता है। इसकी जगह सभी व्यक्ति एक ही गाड़ी में गए तो उसमें ये हो जाता है। इस तरीके से प्रॉपर यूज़ करना है। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने का भी वजह से ज़्यादा CO2 रिलीज़ होता है, इसका भी हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विद सफिशिएंट
यानी ये ह्यूमन पॉपुलेशन से CO2 का रिलेशन क्या है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया तो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो ज़्यादा फैक्ट्रीज में ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, CO2 ज़्यादा निकलेगा। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करना चाहिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी एक है, अगर हम डे टाइम भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते जाएंगे तो जो पावर है, एनर्जी है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस बिल्डिंग्स को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए, सफिशिएंट वेंटिलेशन, विंडोज़ और वेंटिलेशन अच्छे से हो। डे टाइम हमको इलेक्ट्रिसिटी के बिना अच्छा से लाइटिंग मिलेगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर। जो आप पेपर्स यूज़ करते हैं इको फ्रेंडली पेपर से, यानी प्लांट की जगह, जैसे जनरली पेपर बनते हैं, कुछ प्लांट्स आते हैं और फॉरेस्ट में, और वो प्लांट की वुड को पेस्ट जैसा बना के पल्प निकाल के उस पल्प से पेपर बनाते हैं। इसकी वजह से हमको पेपर बनाने के लिए ट्रीज कटिंग करना पड़ता है। और ये प्लांट्स की जगह कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है, वो यूज़ करके विदाउट प्लांट्स पेपर बनाएंगे, तो दैट इज़ इको फ्रेंडली। एग्जाम्पल जो शुगर केन होती है, शुगर केन का जो अंदर का जो जूस निकालने के बाद जो ऊपर का जो छिलका वेस्ट होती है, वो वेस्ट को यूज़ करके पेपर बना सकते हैं। ये होता है इको फ्रेंडली पेपर। और ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। आपके घर के आसपास में ट्रीज और प्लांट्स को अच्छे से प्लांटिंग करेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली CO2 कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। मेक ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियसली। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती है उसको बहुत सोच समझ के बहुत कम इससे यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाटर केयरफुली। जो नेचुरली वाटर होती है अंडरग्राउंड में, वो उसको भी ज़्यादा ध्यान से वेस्ट नहीं करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पहले तो रेन वाटर पूरा ग्राउंड में जाते थे, मिट्टी होती सोखते थे, बट आजकल हर जगह जो रोड्स होती है, पक्का रोड बनाते थे, सीमेंट रोड बनाते हैं, तो वो वाटर अंदर ग्राउंड में ज़मीन में नहीं जाता है, और बहते बहते वो ड्रेनेज में चले जाता है और वेस्ट हो जाता है, अंडरग्राउंड में नहीं जा रहा। मेनली हमारे जो सिटीज़ और टाउन्स विलेजेस में भी कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ गया है, तो लैंड के जगह लैंड कम हो गया, जो लैंड है वो रोड, जो सीमेंट रोड्स बनने की वजह से ऐसा हो जाता है। इसके लिए हर घर पे एक ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक प्लांट जैसा आती है, मतलब छत के ऊपर जितनी भी बारिश गिरती है वो पानी पूरा पाइप के जरिए अंडरग्राउंड में जाने के लिए सिस्टम होती है, वो रखने से इट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी प्रैक्टिस करना, तब जितने भी बारिश होती है वो पानी ग्राउंड में अंडरग्राउंड में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और जो CNG गैस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज अभी हमने देखा है, ये वाला यूज़ करना बढ़ाना है, तब जाके CO2 का कम होगा। और यहाँ पे थिंक में दिया, व्हाट काइंड ऑफ रेसिडेंट्स शुड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो इंक्रीज का वजह से जो इफेक्ट होता है, उससे बचने के लिए किस तरह की रेसिडेंट्स हमको बनाना चाहिए, आपको सोच लेना है। और टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, ये भी आपको जानना है। टू मेक 1 टन पेपर, यानी 1000 किलोग्राम की पेपर बनाने के लिए कितना यूज़ करते हैं। 4400 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 30,000 लीटर्स वाटर, वुड ऑफ 11 ट्रीज का लकड़ी कटिंग करके इतने सारे पेपर बनते हैं, यानी 1 टन का पेपर। ये पेपर इसलिए हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ध्यान से सोच समझ के यूज़ करना। ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली जो कुछ पॉलिसी है उसके बारे में देखते हैं। ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट काज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर्ड एट स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन, in 1972 to think of ways to protect the environment। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एनवायरनमेंट की जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये वाली जो है मेनली इसकी रूट काज जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से, ये रियलाइज़ किया गया, यानी सभी को रियलाइज़ किया, पहचान लिया है ये कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये
रियलाइज कर दिया गया है पूरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड का सभी कंट्रीज। इसकी वजह से ये सभी ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर हो गए एक जगह। वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम सिटी है। स्वीडन की कैपिटल है, स्वीडन कंट्री के कैपिटल की स्टॉकहोम सिटी पे 1972 में गैदर हो गया है ये एनवायरनमेंट के बारे में प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये क्यों किया गया है? तो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं ये सोचने के लिए। अनदर कन्वेंशन वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। उसके बाद दूसरा एक और 1972 में फर्स्ट टाइम में स्वीडन की स्टॉकहोम में गैदर हो गए। उसके बाद सेकंड मीटिंग भी, कन्वेंशन मीन्स यहाँ पे जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस है वो भी हुआ है ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पे भी दूसरी बार। इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन ईयर 2009। उसके बाद एवरी ईयर ये मीटिंग तो होती रहती है। उसके बाद 2009 में जो डेनमार्क की जो कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन, वहाँ पे भी एक मीटिंग हुआ है टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। इसमें भी ये जो 2009 का जो मीटिंग है डेनमार्क में, यहाँ पे मेनली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करने की। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट। और ये 2009 मीटिंग में जो ऑब्जर्व किया गया है, जो डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं, यानी दे आर वेरी वेल डेवलप्ड सभी फील्ड में, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री सब में जो डेवलप्ड नेशंस है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिटेन और यूएसए, इस तरह की जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक्सेप्ट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट। कार्बन कट मतलब जो कार्बन CO2 निकलने वाला जो है, द टेक्निक टू रेड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी जो मेनली इससे पहले हमने किया है ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहा है जो फैक्ट्रीज में, जो जहाँ CO2 ऐसे ग्रीन हाउसेस गैस, मेथेन, ये जो गैसेस रिलीज हो रहा है वो टेक्निक को कम करने के लिए। कार्बन कट मतलब CO2 रिलीज होने वाला एक्टिविटीज़ का वो टेक्नोलॉजी कम करने के लिए। And the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse gases. ये डेवलप्ड नेशंस तो रेडी नहीं है उनकी जो CO2 एक्टिविटीज़ कम करने के लिए, और जो डेवलपिंग नेशंस जो है और उन रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन गैसेस का इंक्रीज करने की जो प्रेशर है डेवलपिंग नेशंस के ऊपर। जैसे डेवलपिंग नेशंस यानी जैसे इंडिया है, ये इंडिया डेवलपिंग में आती है, डेवलप हो रहा है। It was decided to give an aid of $100 billion for the development of developing nations. और ये जो उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है 2009 डेनमार्क वाली इस मीटिंग में, जो $100 बिलियन जो है, एड मीन्स हेल्प है यहाँ पे, और डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस का डेवलप करने के लिए। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वर प्रेजेंटेड एंड through it the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. और ये जो मीटिंग में है टोटल 45 कंट्रीज से लेके 59 रिसर्च पेपर्स, जैसे टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इसके बारे में जो 59 रिसर्च पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और 45 कंट्रीज से आया है ये सभी। और इसमें इसके ज़रिए लीडर्स जो है, वर्ल्ड के लीडर्स सभी सोचने, टू थिंक, उनके सोचने के लिए इसके बारे में, मतलब ये जो एनवायरनमेंट को अगर इसी तरीके से ऐसे ही चलते जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा और कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए प्रोटेक्ट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है, और इसके बारे में सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट, यानी टू थिंक सीरियसली, जो सभी कंट्रीज ये चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए सीरियसली। ऑन एन एवरेज सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट 4 to 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वर्ल्ड में पूरे एवरेज में एक सिटीजन जो है 4 to 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट्स यानी रिलीज करते हैं। जैसे हमारा डेली ब्रीथिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, दैट इज इंडियन सिटीजन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, और इंडियन का जो सिटीजन जो है 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड
एमिट करते हैं। वर्ल्ड में जो है एवरेज में 4.5 मेट्रिक टन। यानी सिर्फ वो अपना रिलीज़ करना मतलब अपना जो चीज़ें यूज़ करते हैं घर पे, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना फोर्स में, उसके ज़रिए से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ये है यहाँ पे। और इंडियंस का सिटीजन्स का कम है और बाकी में 4.5 मेट्रिक टन है और इंडियन सिटीजन्स का 1.2 मेट्रिक टन। यानी जो सिटीजन जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें भी जितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ये सब। अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीज फॉर लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं हमारे जैसा दूसरे कंट्रीज, वो भी लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर डेवलपमेंट एंड मोर रेस्ट्रिक्शन शुड बी imposed on the countries like the USA. As an average, American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. और जो बाकी जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन और मोर रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ ज़्यादा कार्बन रिलीज होता है पर एवरेज 1 सिटीजन के हिसाब से, लाइक USA, ऐसा कंट्रीज में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाहिए। ये एग्जाम्पल एवरेज अमेरिकन जो है 20.6 मेट्रिक, बाकी जैसे वर्ल्ड में बाकी एवरेज में 4.5 मेट्रिक टन से जनरली, बट यहाँ अमेरिकन की USA वाला एक सिटीजन का 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना यानी जो एक व्यक्ति जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर और ये सी व्हीकल्स, कार, इस जैसा जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा है उसके ज़रिए जो CO2 निकलता है उसके हिसाब से सबसे हाईएस्ट है अमेरिकन सिटीजन 20.6 मेट्रिक टन और इंडिया का 1.2 मेट्रिक टन। Okay, this is the lesson completed and you again read the lesson thoroughly.